नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में की ताजा हालात की समीक्षा। देशवासियों को बचाने के लिए हर संभव उपाय का दिया भरोसा। सार्क के बाद प्रधानमंत्री की पहल पर G20 भी अगले हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेगा विशेष सम्मेलन। कोरोना वायरस के मद्देनजर सीबीएसई के बाद आईसीएसई की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित। आईसीएमआर ने कहा, सामुदायिक स्तर पर देश में कोरोना का संक्रमण नहीं। 84 और ट्रेनों को रद्द किए जाने के बाद अब तक 155 ट्रेनें रद्द। नहीं लिया जाएगा कैंसिलेशन चार्ज। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 8,500 के पार। इटली में एक दिन में रिकॉर्ड 475, फ्रांस में 89 और ईरान में 147 मौतें। ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार। सभी स्कूल बंद, परीक्षाएं स्थगित। अमेरिका में $100 बिलियन का इमरजेंसी फंड जारी। नियमित वीजा सेवाएं की निलंबित। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राज्यसभा सदस्यता की ली शपथ। दोनों सदनों में शून्यकाल के दौरान उठा कोरोना संक्रमण का मुद्दा। सदस्यों की चिंताओं पर सभापति ने कहा, संसद में कागजातों को पूरी तरह किया जा रहा है सैनिटाइज। सदस्यों से मांगे सुझाव। निर्भया मामले में दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। चारों दोषी दया याचिका समेत सभी विकल्पों का कर चुके हैं इस्तेमाल। चारों गुनहगारों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी देने के लिए जारी किया जा चुका है डेथ वारंट। देश में अब तक 150 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने का फैसला किया है। इस दौरान वो कोविड-19 से जुड़े मुद्दों और उस पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें भारत की तैयारियों को और पुख्ता करने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत स्थानीय लोगों और संस्थाओं के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने की कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आगे के कदमों को लेकर अधिकारियों और तकनीकी जानकारों से गहन चिंतन मनन करने को कहा है। कोरोना वायरस के चलते केंद्र के अलावा राज्यों की सरकारें भी लोगों से घर पर रहकर ही काम करने की अपील कर रही हैं। कई कंपनियों और कॉरपोरेट हाउसेज ने भी अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट किए और लोगों को उनके प्रयासों के लिए साधुवाद भी दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम मिलकर ही इस मुसीबत से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार नागरिकों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि सामूहिक प्रयासों के कारण इस तरह के प्रयास संभव हुए हैं और मैं उन सभी की सराहना करता हूं जो इसे संभव बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का उत्साह बढ़ाएं और सराहना करें। सार्क की तरह ही G20 ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव स्वीकार करते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ साझी रणनीति पर विचार के लिए संगठन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन पर हामी भर दी है। G20 का मौजूदा अध्यक्ष सऊदी अरब है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और कोरोना से लड़ने के लिए आपसी साझेदारी पर चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। आधिकारिक बयान में कहा गया है, अध्यक्ष सऊदी अरब G20 देशों से अगले हफ्ते एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 समिट बुलाने की सूचना दे रहा है ताकि कोविड-19 महामारी, इसके मानवीय और आर्थिक प्रभावों को लेकर समन्वित जवाबदेही पर विचार किया जा सके।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली छात्रों के लिए स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स पर ई कक्षाएं शुरू करेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्कूल से दूर रहते हुए भी अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें, हम जल्द ही स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स पर ई क्लास शुरू कर रहे हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन स्थगित कर दी गई है। परीक्षा पहले 5 से 11 अप्रैल के बीच होनी थी। वहीं आईसीएसई बोर्ड ने भी कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी कोरोना वायरस के मद्देनजर बोर्ड परीक्षा केंद्रों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने एहतियात के तौर पर बोर्ड परीक्षा केंद्रों से छात्रों को पर्याप्त दूरी यानी कि 1 मीटर की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और इस बीच देश भर में कोरोना वायरस के अब तक पुष्ट कुल 166 मामलों में से 15 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित लोगों में 25 विदेशी नागरिक भी हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस से संक्रमित 148 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना को लेकर किए जा रहे प्रयासों और आगे की तैयारियों के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने क्वारंटाइन सुविधाओं का नियमित रूप से आकलन और निगरानी करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सक्रिय निगरानी के लिए राज्यों की सराहना की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में कोरोना का संक्रमण अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं हुआ है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि भारत में इसका संक्रमण अभी दूसरे चरण पर ही स्थिर है। उन्होंने कहा है कि लोग बचाव संबंधी सावधानी बरतते रहें तो इसके फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि अलग अलग जगहों से लिए गए 500 नमूनों में से किसी में भी कोरोना का संक्रमण नहीं पाया गया है। भारत ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे 405 नागरिकों को निकाल लिया है। इनमें कई छात्र भी शामिल हैं। सरकार ने मंगलवार को दिल्ली और विशाखापट्टनम में एयर एशिया की उड़ानों को फंसे हुए भारतीयों की मदद की मंजूरी दे दी थी। वहीं भारत ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर 36 देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। वहीं 11 देशों के यात्रियों को अनिवार्य रूप से अलग रखा जाएगा। प्रतिबंधित देशों को छोड़कर ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में प्रवेश के लिए भारतीय मिशनों से ताज़ा वीज़ा लेना होगा और इसके अलावा 17 मार्च से एयरलाइनों द्वारा फिलीपीन, मलेशिया और अफगानिस्तान से यात्रियों के लाने पर भी रोक लगा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि 276 भारतीय विदेशों में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 255 लोग ईरान में हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में 12, इटली में 5, हांगकांग, कुवैत, रवांडा और श्रीलंका में एक भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनु दीवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे रुक करते हैं अनु कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंच पाया है और किस तरह से तैयारियों को और तेज किया जा रहा है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, एक तरफ जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां एक खबर ये भी आ रही है कि आईसीएमआर ने ये साफ कर दिया है कि जो रैंडम सैंपलिंग ली गई थी, जिसका मुख्य मकसद था कि इसको चेक किया जाए कि कहीं हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पे तो नहीं जा रहे, तो उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं, एक तरह से आईसीएमआर ने रैंडम सैंपल्स लिए थे, अलग अलग जगह से लोगों के सैंपल्स लिए थे, वो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। तो यानी अभी हम स्टेज 2 में हैं, इसको अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है और सरकार हमेशा से इसी कोशिश में लगी है कि हम इस स्टेज को पार ना करें बल्कि इससे पूरी तरह से खत्म करें। इसीलिए सरकार कई तरह के एडवाइजरी जारी कर रही है। और अब जो अगर हम बात करें, सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को आदेश दिया गया है कि 31 मार्च तक स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इसको बंद रखे। साथ ही साथ जो इवैल्यूएशन वर्क है एग्जाम्स का, उसको भी बोला है कि 31 मार्च तक सस्पेंड कर दिया जाए। उसके बाद कोरोना वायरस की स्थिति को देखकर सरकार अन्य तरह के फैसले लेगी। और जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इनको भी पोस्टपोन किया गया है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को भी 31 मार्च तक पोस्टपोन किया गया है। और ये साफ किया गया है कि 31 मार्च के बाद ही जो नई तारीख है वो सरकार दोबारा से अनाउंस करेगी, पूरा इसका इवैल्यूएशन करके ही कोरोना वायरस की सिचुएशन का।
यहाँ अगर हम बात करें अभी मामलों की, तो फिलहाल जो 148 मामले हैं जी। वो सक्रिय मामले हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो कुल मामले जो देश भर में सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं 166 मामले आ रहे हैं, जिसमें से 15 लोग ठीक हो चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि जितना लोग उनका सहयोग करेंगे, सरकार उतनी कामयाब रहेगी। सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि डोंट पैनिक बट बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, तो इसी मंत्र को तैयारी आगे लेते रखने हुए की अगर अपनी ये तरफ देखें से तो गुजारिश जो लगातार जनता सरकार की तरफ से की जा रही है। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। देश के पास अपनी जरूरतों से कहीं ज्यादा स्टॉक मौजूद है। कोरोना संकट से किसी तरह की किल्लत की आशंका पूरी तरह खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों को ना घबराने की सलाह दी है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2020 तक पीडीएस के माध्यम से दिए जाने वाले अनाज में चावल की 135.8 लाख टन और गेहूं की 74.6 लाख टन की आवश्यकता है, यानी कुल 210.4 लाख टन अनाज की जरूरत है। जबकि अभी हमारे पास कुल स्टॉक 646.09 लाख टन है। मतलब हमारे पास अनाज का 435.69 लाख टन अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है। इसमें चावल 272.90 और गेहूं 162.79 लाख टन है। सेना ने दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर सभी सामानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर देश में बने हालातों के मद्देनजर ये फैसला किया है कि अर्धसैनिक बलों को सिर्फ इमरजेंसी छुट्टी दी जाएगी। वहीं केंद्र ने मेडिकल स्टाफ की अलर्ट पर रखा गया है। सेना ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी कॉन्फ्रेंस और प्रशिक्षण गतिविधियों को स्थगित कर दिया है। लद्दाख में तैनात सेना के जवान के संक्रमित होने के बाद सेना ने 20 मार्च से शुरू होने वाले सभी सेवा चयन बोर्ड के बैचों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। रेलवे ने यात्रियों की संख्या कम होने और कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती उपाय के तहत आज 84 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही अभी कुल 155 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। सभी ट्रेनें 31 मार्च तक के लिए रद्द की गई हैं। इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट लेने वालों को रेलवे की तरफ से इस बात की सूचना दी जा रही है। इन यात्रियों से टिकट कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 8,500 के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 8,657 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 6 देश ऐसे हैं जहां संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इनमें चीन, इटली, ईरान, स्पेन, कोरिया और फ्रांस शामिल हैं। हालांकि अब तक चीन में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन यूरोप में हालात बेहद खराब हैं। कोरोना वायरस के कारण इटली में एक दिन में सबसे अधिक 475 मौतें हुई हैं। इसी के साथ ही इटली में मरने वालों का आंकड़ा करीब 3,000 तक पहुंच चुका है, जबकि अब तक कोरोना वायरस से 35,713 लोगों के पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। जबकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। फ्रांस में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 89 लोगों की जान गई है। वहीं ब्रिटेन में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए सभी स्कूल बंद कर दिए हैं और परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस बीच यूरोपीय संघ ने इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। ईरान में कोरोना वायरस से 147 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 1135 तक पहुंच गया है। अमेरिका में करीब 6,500 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 115 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लोग ठीक हो चुके हैं। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया के बड़े संगठन मिलकर कदम उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उनका प्रशासन रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू करेगा। इस कदम के जरिए कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के लिए मास्क और दस्ताने समेत प्रमुख चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों के घरेलू निर्माण में तेजी आएगी। Be invoking the Defense Production Act just in case we need it. In other words, I think you all know what it is, and it can do a lot of good things if we need it, and we will have it all completed, signing it in just a little while, right after I'm finished with this conference. I'll be signing it. It's prepared to go. So we will be invoking the Defense Production Act.
हालांकि चीन के वुहान शहर में करीब 3 महीने पहले कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद बृहस्पतिवार को पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में संक्रमण का एक भी घरेलू मामला सामने नहीं आया। हालांकि संक्रमण से 8 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 3,245 पर पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते हम अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मानवता के दुश्मन के खिलाफ साथ आने का ये अभूतपूर्व मौका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से कहा है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण का मुकाबला करने के लिए उपाय करें। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने के प्रयास में लगी कंपनियों और देशों के लिए $14 अरब की मदद की घोषणा की है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों के लिए $6.5 बिलियन के प्रारंभिक पैकेज की घोषणा की है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान एक बार फिर से कोरोना वायरस से जुड़ा मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद पी भट्टाचार्य ने सदन में दिए जाने वाले कागजातों के सैनिटाइजेशन का मुद्दा उठाया। वहीं सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें कागजातों के सैनिटाइज्ड होने की बात कही और सदस्यों से एक बार फिर सुझाव मांगा। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिवाइज्ड लिस्ट बुलेटिन और सवाल सांसदों के मेल पर भी आते हैं और ऐसे में उसका उपयोग किया जा सकता है। I am glad, sir, you have organized this type of arrangements here to sanitize our hands. That's very good. We have requested the Prime Minister to adjourn the House, but unfortunately it has not being done. So what can be done with all this very serious thing when coronavirus is such a serious? When the Prime Minister has decided... What is your suggestion? My suggestion is all the papers are to be properly scrutinized and all the papers are to be sanitized. And sir, House to be adjourned immediately without any further delay, sir. Adjournment is no solution, but the House need to be informed that sanitizers have been given to all the people who are dealing with these papers. Further steps to be taken, keeping in view the suggestion given by honorable members. As I have said yesterday, if any member has got some more suggestion also, they can give it in writing, addressed to me, addressed to the Secretary General. It will be attended to. रिवाइज लिस्ट, बुलेटिन्स और क्वेश्चंस, सर ये एनआईसी डॉक्यूमेंट पे मेंबर्स को मेल से आते हैं। भट्टाचार्य जी उसका उपयोग करें। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया। टीएमसी के सांसद असित कुमार माल ने कोरोना से निपटने के लिए अधिक से अधिक आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की मांग की। वहीं शिवसेना के सांसद राजन बाबूराव विचारे ने सिंगापुर एयरपोर्ट से छात्रों को भारत सकुशल वापस लाने की मांग की। I would like to raise an important and serious issue about coronavirus. That coronavirus has broken out all over the country and more than 9,000 people have been attacked. 3% have already died. The people all over the country are suffering in some extreme panic. More and more isolation and quarantine are needed to facilitate the sufferers. सिंगापुर में फंसे हुए भारत के 58 बच्चे जो कि फिलीपींस के लास पिनियस शहर के जोनाल्टा फाउंडेशन स्कूल ऑफ मेडिसिन के मेडिकल के शिक्षा ले रहे विद्यार्थी थे। आदरणीय मंत्री महोदय से हमने विनती भी की थी कि उनके लिए ध्यान दे दो, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में तुरंत संज्ञान लेके इन बच्चों को सिंगापुर से मुंबई लाने की कृपा करें। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से कोरोना वायरस के मुद्दे पर खास बातचीत की। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि अभी हम तीसरे स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। सरकार संवेदनशीलता के साथ नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने का सुझाव दिया। कोरोना वायरस की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। अश्विनी जी, अब ये कहा जा रहा है कि क्रूशियल स्टेज में अब धीरे धीरे भारत आ गया है। तीसरा स्टेज है वो जिसकी बात कही जा रही है, लगभग 148 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि वो तीसरा स्टेज की स्थिति अभी तो नहीं आई है। हम लोग जागरूक हैं
और हम लोग बराबर संवेदनशीलतापूर्वक इन चीज़ों को ख्याल कर रहे हैं गंभीरता से। प्रधानमंत्री जी का लगातार मॉनिटरिंग भी हो रहा है, उनकी पैनी निगाह है और बराबर उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग, PMO लगातार इस पर काम कर रही है। कैबिनेट सेक्रेटरी बराबर राज्यों के साथ साझा कर रहे हैं। हमारे मंत्री हमारे सचिव जो हैं वहाँ के सचिव के साथ, राज्यों के प्रधान सचिव के साथ संपर्क में। कहीं कोई प्रकार का नीचे के लेवल पर, पंचायत लेवल पर हम जागरूकता फैलाने के लिए हर प्रकार से लोग स्वच्छ रहें, स्वच्छता को अपनाएं, हाथ धो करके ही खाना खाएं, हाथ धो करके ही कोई काम करें, ये साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं कोई गंदा काम करने पर। और धूप जो 11 से 2 बजे का धूप है वो बड़ी अच्छी धूप होती है। 15-20 मिनट तक आप अगर धूप का सेवन करेंगे तो विटामिन डी भी मिलेगा, आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी अच्छा रखेगा और सारे कीटाणु को भी नष्ट करता है। और प्रधानमंत्री जी लगातार प्रारंभ से ही हम सब लोगों को उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की जो जागरूकता है, उनके द्वारा जो चिंता है और जिस प्रकार से वो पूरे देशवासियों को अपील करके और देशवासियों को हर तरह से सावधानी और जागरूक बनाना, सावधानी बरतने के लिए जागरूक बना रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए पाथे है, हमें उसके लिए बल प्रदान करेगा। ये थे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। इनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे, लेकिन साथ साथ सरकार की तैयारियां पूरी हैं, ये उनका दावा है। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ संसद भवन से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। गृह मंत्रालय ने सोमवार रात अधिसूचना जारी कर गोगोई को उच्च सदन के लिए मनोनीत किए जाने की घोषणा की थी। अधिसूचना में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एक मनोनीत सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। Ranjan Gogoi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully and discharge the duty upon which I am about to enter. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कॉल रिकॉर्डिंग का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कॉल रिकॉर्डिंग के लिए दिए गए आदेश की प्रति मांगी। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि किसी माननीय का कॉल रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। Government officials, Department of Telecom, seeking the call data records of millions of subscribers, not randomly, but on a regular monthly basis, including Delhi, where we all live, which has raised bona fide concerns about India being converted into a surveillance state and the call data records being called for. This is also a serious breach of privacy of the citizens. Delhi alone, sir, has 53 million subscribers. I therefore would like the government to place on record of this House the Home Secretary's orders, how many orders in specific cases, when those orders, when the concerned superintendents of police inform the district magistrate. There is no surveillance, there is no intrusion of privacy, no individual phone is being tapped, conversation recorded. Yesterday the department issued a public statement that because of new technology to address the issue of call drops, numbers are being taken as to in a particular area it is under shadow or whatnot. And this is being done with the approval and cooperation of the operators. और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ संसद परिषद से जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं पंचानन का। पंचानन, संसद परिषद में इस वक्त आप मौजूद हैं। आज की हम यहाँ पर बात करें तो संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर चिंता जाहिर की गई है सदस्यों की तरफ से। इसके अतिरिक्त शून्यकाल में जनहित से जुड़े कई सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं। और क्या कुछ अहम और क्या कुछ खास यहाँ रहा? देखिए, दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि कोरोना वायरस का मुद्दा पूरे देश में है,
इसलिए उससे जुड़े सवाल पूछे गए, जीरो आवर मुद्दे भी उठाए गए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। राज्यसभा में जैसे हमने देखा कि पी भट्टाचार्य जो कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा कि जो सुबह सुबह जो पत्र आते हैं संसद से, क्या वो सैनिटाइज होते हैं या नहीं, ये सवाल उन्होंने उठाया। और उसके पर सभापति ने ये भी कहा कि पर्याप्त जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो की गई हैं जिससे कि ये वायरस ना फैले, और सभी सांसदों की सुविधा के लिए सैनिटाइजर्स की व्यवस्था भी की गई है। तो ये सब मुद्दे उठे, लेकिन अब जब भोजनावकाश के बाद जब कार्यवाही शुरू होगी तो यहाँ पर बजट से जुड़ा कामकाज होगा, एमएसएमई सेक्टर पर चर्चा है। उसके साथ साथ यहाँ पर डैम सेफ्टी बिल भी लगा हुआ है, जो पूरे देश में अलग अलग जो बांध है उनकी सुरक्षा इंस्पेक्शन अगर करना है तो उस पर केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बिल जो है वो लगे हुए हैं। और साथ साथ लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में भी दो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो कि जामनगर में एक आयुर्वेद से जुड़ा हुआ संस्थान बनाने का है, साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों को मजबूत करने से जुड़ा जो बिल है, बैंकिंग रेगुलेशन बिल, वो लगा हुआ है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि भोजनावकाश के बाद जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलेगी और उसमें जो है जो बिल है उस पर अच्छी खासी चर्चा होने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में आज दिवंगत पूर्व सदस्य एम मदन्ना को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की ओर से दिवंगत पूर्व सदस्य एम मदन्ना को श्रद्धांजलि दी। सभापति ने कहा कि उनके निधन से देश ने एक योग्य सांसद और प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञ खो दिया है। सदन में दिवंगत सदस्य के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।